नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा में वक्त उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो आज सुर्खियों में रहने वाली है। तो सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के शो में बात करेंगे केरल ब्लास्ट की, जिसपे आतंकवादी कनेक्शन का शक गहराया है। अब तक क्या क्या हुआ, जांच में क्या कुछ पता चला और हमले की जिम्मेदारी लेकर सरेंडर करने वाले शख्स ने अभी तक पूछताछ में क्या कुछ बताया है, विस्तार से जानकारी आपको देंगे। बात आंध्र प्रदेश में हुए ट्रेन हादसे की भी करेंगे, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं। वजह ओवर शूटिंग बताई जा रही है, जिसके बाद पहले तो सवाल उठ रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि मौत के ऐसे सफर के सिलसिले पर ब्रेक कब लगेगा। साथ ही जिक्र सत्ता के महासमर में दिग्गजों के नामांकन का भी आज होगा। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे, शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। और बात राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की भी होगी, क्योंकि फेमा से जुड़े केस में वैभव गहलोत का आज ईडी से सामना होना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इन खबरों के सिलसिले की। और पहले बात केरल ब्लास्ट की, उसकी जांच से जुड़ी खबर की। केरल में धमाके हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। एक और मौत का आंकड़ा जो बढ़ गया है, जो आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई घायलों की हालत अभी भी बताया जा रहा है नाजुक बनी हुई है। और देखिए, दूसरी ओर जो टेरर कनेक्शन का शक है इस पूरे मामले में, वो अब गहराता जा रहा है। केरल ब्लास्ट में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। और इस सब की जिम्मेदारी एक शख्स ने लेते हुए कल ही सरेंडर कर दिया था। उस शख्स का नाम आप जानते हैं, डोमिनिक मार्टिन बताया जा रहा है उस शख्स का नाम, जिसने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली और सरेंडर किया। वो दावा ये कर रहा है कि खुद उसी समुदाय से जुड़ा हुआ है जिसकी प्रार्थना सभा में धमाका हुआ। आप जानते हैं रविवार का दिन था कल, प्रार्थना सभा का समय, और उसी दौरान ये धमाका हुआ। लेकिन उसको उनकी विचारधारा पसंद नहीं थी। मतलब ये शख्स कह रहा है कि मैं उसी समुदाय से हूं, मुझे विचारधारा इनकी पसंद नहीं, इसीलिए धमाका कर दिया। हालांकि जो ये शख्स कह रहा है, इसकी बात पर जांच एजेंसी आंख मूंद कर यकीन नहीं कर रही है, क्योंकि अब तक उससे जो पूछताछ हुई है उसमें उसकी कुछ बातों में विरोधाभास साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस सब के बीच आज केरल के सीएम ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अब हम आपको बताने जा रहे हैं। केरल ब्लास्ट को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर ये, डोमिनिक मार्टिन से पूछताछ कर रही जांच एजेंसी मार्टिन के बयान को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। मार्टिन की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है जांच एजेंसी, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो जो कुछ मार्टिन ने कहा वो सच या फिर पुलिस की जांच को बरगलाने की एक तरकीब, इसी को लेकर अब जांच आगे बढ़ रही है। तो जो केरल में ब्लास्ट हुआ है उसी से जुड़े कुछ अपडेट सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बड़ी स्क्रीन पर बताते चलते हैं। देखिए, अभी तक केरल ब्लास्ट से जुड़े 10 अपडेट सामने आ चुके हैं। अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। साथ ही इस पूरे मामले में एनआईए, एनएसजी और केरल पुलिस जो है वो जांच कर रहे हैं। तीसरा अपडेट यह है कि डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने पुलिस के सामने सरेंडर किया और जिम्मेदारी ली कि उसी ने ये ब्लास्ट किया। डोमिनिक मार्टिन ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। डोमिनिक मार्टिन के हालांकि जो बयान हैं, उन बयानों में कुछ विरोधाभास महसूस कर रही है जांच एजेंसी। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है और ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठनों का हाथ होने का भी शक जांच एजेंसियों को है। आईईडी का इस्तेमाल हुआ है, टिफिन बॉक्स में रखा गया था विस्फोटक। ऐसे में एक शख्स अपने आप इस तरीके का धमाका कैसे कर देगा? यही वो वजह है जिसको लेकर जांच एजेंसी सतर्क है। विस्फोटक के जो नमूने हैं वो फोरेंसिक जांच के लिए फिलहाल भेजे जा चुके हैं और कन्वेंशन सेंटर के आसपास जितने सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालने के काम में जांच एजेंसी जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री केरल के पी विजयन आज सर्वदलीय बैठक बुला चुके हैं, जो अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। और ये सारा अपडेट कल से लेकर आज तक एबीपी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। एबीपी न्यूज ही केरल में ब्लास्ट के बाद कोच्चि पहुंचकर ग्राउंड जीरो से आप तक सबसे पहले पल पल की विश्वसनीय रिपोर्ट्स पहुंचा रहा है। दिखाते हैं आपको कल शाम से आज सुबह तक के डेवलपमेंट्स पर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, वरुण जैन की भेजी गई रिपोर्ट्स, जो उन्होंने सबसे पहले केरल पहुंचकर आप तक पहुंचाई। इस वक्त हम जामरा
इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद है, जहां पर रविवार सुबह एक के बाद एक हुए 3 सीरियल ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। केरला पुलिस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि आईडी का इस्तेमाल किया गया था। लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट थे। 3 दिनों से इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर एक समुदाय का कार्यक्रम चल रहा था और रविवार को तीसरा दिन था, यानी आखिरी दिन, और करीब 2 से 2,500 लोगों की भीड़ थी। सुबह 9:20 पर पहला धमाका होता है, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और उसके 5 मिनट बाद दूसरा और फिर तीसरा। करीब 15 मिनट के अंदर 3 धमाकों से जो पूरा कन्वेंशन सेंटर है वो दहल गया। जो जानकारी निकल के सामने आई है उसमें आईडी का इस्तेमाल की बात हो रही है और आईडी का इस्तेमाल अमूमन जो है जो आतंकी संगठन है वो करते रहे हैं और फिलहाल इसी जो है सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है। हालांकि इस मामले में एक जो व्यक्ति है डोमिनिक मार्टिन, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया, ये कहते हुए कि इस घटना को उसने अंजाम दिया है क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो देश विरोधी बातें करते थे। इस तरीके का बयान डोमिनिक मार्टिन ने दिया है। हालांकि पुलिस अभी जो है उसको अपनी हिरासत में ज़रूर लिया है, लेकिन उसके बयान पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर रही है। जिस तरीके से घटना हुई है उसमें जिस तरीके से आईडी का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस पर संज्ञान लेते हुए जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, एनआईए है, एनएसजी है, उसको मौका वारदात पर भेजा है और जिनकी जांच जारी है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वरुण जैन कोच्चि कन्वेंशन सेंटर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज से लाइव हमारे साथ होंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज पांडे कोच्चि से। तो सबसे पहले आपको वरुण के पास लेकर चलते हैं और जरा वरुण से ये समझते हैं कि वो आतंकी एंगल को लेकर जो जांच आगे बढ़ रही है उसको लेकर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से ये पूरा मामला शक के दायरे में आता हुआ एजेंसी की नजर में। वरुण। देखिए, बिल्कुल एजेंसीज को इस बात का शक है कि इस सीरियल ब्लास्ट के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डोमिनिक मार्टिन से पूछताछ हुई वो अभी तक ये नहीं बता पाया कि वो जो आईडी ब्लास्ट किया उसने आईडी कहां पर बनाना सीखा, किस तरीके से उसने जो विस्फोटक थे उनको प्रोक्योर किया। एजेंसीज को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जांच को भटकाने के लिए ये पूरी की पूरी साजिश अब रची जा रही है और डोमिनिक मार्टिन एक चेहरा भर इस साजिश के पीछे हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 3 दिन के लिए कन्वेंशन सेंटर जो है उसे बुक किया गया था। अगर यहाँ जो समुदाय के लोग थे उनसे डोमिनिक मार्टिन नाखुश था तो आखिरकार उसने तीसरा दिन ही क्यों चुना, क्योंकि दूसरे दिन इजराइल के समर्थन में एक प्रस्ताव जो था वो यहाँ पर पारित हुआ था। और आप देखेंगे 2 दिन पहले केरला के अंदर एक बड़ी रैली निकली थी, वो फिलिस्तीन के समर्थन में निकली थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी जो फिलिस्तीन और हमास के बीच लड़ाई चल रही है उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर जो इजराइल समर्थक थे, जो एक प्रस्ताव पारित हुआ था इजराइल के समर्थन में, उसको लेकर ये बदला लिया गया। और आप देखिए फिलहाल एनएसजी की जो कमांडो है वो डॉग स्क्वाड की मदद से जो पूरा कन्वेंशन सेंटर है उसके चप्पे चप्पे को अभी भी खंगाल रही है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है एक संदिग्ध गाड़ी यहाँ से निकलती हुई नजर आई थी। जांच एजेंसीज को यह लग रहा है कि सिर्फ डोमिनिक मार्टिन अकेला नहीं हो सकता, अगर उसी ने धमाकों को अंजाम दिया है तो उसके साथ और भी कुछ लोग हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो जो उसके साथ ही उसके जो और शख्स यहाँ पर आए हो वो किसी और गाड़ी में यहाँ पर पहुंचे हो और वो गाड़ी अभी भी यहाँ पर खड़े हो। कहीं ऐसा तो नहीं किसी गाड़ी के अंदर अभी भी यहाँ पर किसी तरह का विस्फोटक हो, इसीलिए अभी भी कन्वेंशन सेंटर को पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया है। और एनएसजी के कमांडो कन्वेंशन सेंटर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है और जांच एजेंसी हर उस एंगल पर काम कर रही है। पीएफआई के एंगल पर भी काम कर रही है, सूत्र में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि गढ़ था केरला पीएफआई का जिसको एजेंसीज जो निस्तनाबूद कर चुकी है और पीएफआई कहीं ना कहीं छटपटा रहा है एक बार फिर से अपने पैर यहां पर जमाने के लिए। तो क्या पीएफआई इसके पीछे है या फिर हमास और इजराइल के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसी के चलते इन धमाकों को अंजाम दिया, या फिर जो डोमिनिक मार्टिन कह रहा है उसी के अंदर सच्चाई है? महत्वपूर्ण बात आप वरुण कह रहे हैं, इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या केरल ब्लास्ट की ये जो मार्टिन थ्योरी सामने निकल कर आ रही है यही सच है। इसी की पड़ताल करने में जांच एजेंसी जुटी हुई है। और जैसा कि अभी वरुण तस्वीरों में दिखा रहे थे, वहां पर कन्वेंशन सेंटर जहां धमाका हुआ था अभी भी वहां पर एनएसजी के जवान और डॉग स्क्वाड मौजूद है और जांच चल रही है। इस बीच केरल ब्लास्ट का ब्लू कार कनेक्शन ये सामने आया है। पुलिस को धमाकों से पहले एक गाड़ी दिखी, नीले रंग की गाड़ी, ब्लू कार, कन्वेंशन सेंटर के बाहर नीले रंग की कार, गाड़ी के नंबर प्लेट पर जो नंबर लिखा है वो गलत है,
बलेनो कार की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। अब 70 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, क्या है ये नीले रंग की कार का रहस्य? नीरज, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है रोमाना की, देखिए इतना हाई प्रोफाइल कन्वेंशन सेंटर है। इस कन्वेंशन सेंटर में नॉर्मली जो सिक्योरिटी होती है उसमें भी किसी को बम अंदर ले जाना मुझे नहीं लगता खतरे से खाली होगा। और कन्वेंशन सेंटर की जो पार्किंग है आप देखें तो कन्वेंशन सेंटर के ठीक सामने है और यहीं पे सारी गाड़ियां पार्क होती हैं। भी एनएसजी के जवान सब एक एक गाड़ियों की तलाश कर रहे थे। तो आपने नीले गाड़ी का चूंकि जिक्र किया, नीली गाड़ी जो यहाँ पर आई और वो यहाँ से 2 लोग वहाँ उसमें बैठे और फिर वहाँ निकल गए। उस गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो भी गलत बताया जा रहा है। तो पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि वो गाड़ी किसकी थी, कहाँ से आई, उसमें नंबर प्लेट क्यों गलत लगाया गया और वो जो 2 लोग गाड़ी में बैठ कर निकले वो कौन थे। तो डोमिनिक मार्टिन ने भले ही तमाम चीज़ें बोल दी हो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हो कि उन्होंने बम रखा और वो इनकी सोच से अलग उनकी सोच थी, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिरोध में ये सारी चीज़ें कही, लेकिन इसके कहीं ना कहीं आतंकी कनेक्शन नज़र आ रहे हैं और इसीलिए पुलिस इसको नॉर्मली नहीं ले रही है। एनएसजी और एनआईए जब आती है किसी मामले में जुड़ती है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और पूरे इनपुट के बाद लगते हैं। और चूंकि पीएफआई का सबसे बड़ा सेंटर रहा है केरला, मैं खुद जब एक बार पलक्कड़ में एक यूथ की हत्या की गई थी तब मैं आया था और एक स्टोरी मैंने की थी, तो उस समय ये पता चला था कि पीएफआई का जो सबसे बड़ा सेंटर है वो केरला है। और जब पीएफआई पर बैन किया गया तो सबसे ज़्यादा विरोध भी केरला से ही आया। और इस समय जब इजराइल और हमास का झगड़ा चल रहा हो और हमास का पूर्व चीफ यहाँ पर केरल में एक सभा को संबोधित करें ऑनलाइन, तो अपने आप में चीजें जुड़ती हुई नजर आती हैं। इसीलिए जो जांच एजेंसियां हैं वो किसी भी मसले को इसी वजह से जांच एजेंसियां जो हैं वो बेहद सतर्क इस पूरे मामले में। और केरल में कल धमाके के बाद खबर यह आई कि डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने जिम्मेदारी लेते हुए सरेंडर कर दिया। और ठीक उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स ने खुद को डोमिनिक मार्टिन बताते हुए दावा किया कि ब्लास्ट उसी ने किया। डोमिनिक मार्टिन नाम के फेसबुक अकाउंट से ये वीडियो अपलोड किया गया और सरेंडर करने वाले शख्स का नाम डोमिनिक मार्टिन। अब ये दोनों शख्स एक ही हैं या नहीं हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है और एबीपी न्यूज भी उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लेकिन उस वीडियो में क्या क्या कहा गया, एक बार जरा आप सुनिए। पहले आप लोग से एक बातचीत करना चाहता हूँ। अभी केरला में एक बम स्फोटन हुआ, थोड़ा आदमी को थोड़ा मर गया होगा, थोड़ा चोट लेगा, कुछ भी हो, पूरा मुझे नहीं पता, मैं उधर से निकल गया। वो यहोवा साक्षिகள், यहोवा विटनेस, ऐसा एक विभाग का एक मीटिंग चलता था, उसका अंदर हुआ। एक किया, मैं किया, मैं वो लोग के साथ में 16 साल तक उसके साथ में रहा। मैं खाली मजाक समझता था, मेरा दोस्त लेके कैसे चलता था। लेकिन 4-5 साल पहले मुझे दिमाग में आ गया ये बहुत खतरनाक है, उसका पढ़ाई बड़ा गलत है, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। मैं फिर से दोहरा दूं, ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आगे बढ़ रहे हैं। केरल ब्लास्ट में मरने वालों की जो संख्या है आप जानते हैं 3 है और गंभीर रूप से घायल काफी। जो अभी जानकारी मिल रही है केरल ब्लास्ट से जुड़ी हुई, ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 3 पर पहुंच गई है। नाबालिग की एक मौत हुई है जो गंभीर रूप से घायल था, सरकारी अस्पताल में भर्ती थी ये नाबालिग। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से कि अभी अपडेट क्या है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी भी जो घायल हैं उनमें गंभीर रूप से घायल कितने हैं अंकित? रोमाना, एक दुखद जो है खबर देर रात में सामने आई थी। 12:40 पर एक 12 साल की बच्ची थी, वो 95% जो जली हुई थी, उसने अपना दम तोड़ दिया। क्योंकि कल रात में जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उस दौरान बताया गया था कि ज़िंदगी और मौत के बीच में वो जंग लड़ रही है, लेकिन आखिरकार जो वो जंग हार गई और रात में 12:40 पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल मैं उसी अस्पताल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है जो राज्य की स्वास्थ्य मंत्री है वो पहुँची हुई हैं। तो हम जो है कोशिश करेंगे वो अपडेट लेने की भी, लेकिन फिलहाल अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है कि 3 लोग अभी भी
ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। टोटल 50 से ज़्यादा लोग जो है इस पूरी ये जो घटना हुई थी उसमें घायल हुए थे और उसमें से 30 लोग इस अस्पताल में भर्ती किए गए थे, जिसमें से कल दोपहर में एक महिला की मौत हुई थी और रात में 12:40 पर एक और बच्ची ने दम तोड़ दिया। अभी भी 3 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है। अब मैं बात करता हूँ एक इसी के दूसरे एस्पेक्ट पर, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के। जैसे कि सूत्रों से जानकारी मिली है, जो जांच एजेंसीज हैं वो वहां पर कन्वेंशन सेंटर पे तो जांच कर ही रही हैं, लेकिन मुमकिन है कि यहां पर जब जो घायल है उनकी हालत स्थिर हो, क्योंकि वही प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका बयान भी दर्ज किया जाए। और इस बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और ये दर्दनाक खबर है। आंध्र प्रदेश में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 13 पर पहुंच गई। 7 शवों की पहचान भी कर ली गई है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 ट्रेनों में टक्कर हुई, मरने वालों की तादाद 13 पर पहुंच गई है। तो आंध्र प्रदेश में हुआ है ये बड़ा रेल हादसा। हादसे में मरने वालों की संख्या 13 पर पहुंच गई। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं रविकांत से कुछ जानकारी मिल पा रही है, तस्वीर साफ हो पा रही है, आखिरकार हादसे की वजह क्या? रविकांत। रोमाना, पूरा रेलवे तंत्र इसमें लगा हुआ है कि सही जानकारी ले। फिलहाल जो रेल मंत्रालय है वो असमंजस में है, इसीलिए शायद अभी तक एक भी जानकारी उसने शेयर नहीं की है। लेकिन हमारी जो टॉप लोग हैं रेलवे में, उनसे जो हमारी बात हुई, रेलवे के उच्च अधिकारियों से, यूनियन से, तमाम लोगों से हमारी बात हुई है, जिसमें यह पता लग रहा है कि सिग्नलिंग की कहीं ना कहीं गलती थी। जो गलती बालासोर में हुई है, लगभग वैसी ही गलती यहां पर हुई है। तो पूरे रेलवे सिस्टम में सिग्नलिंग को लेकर के कहां फेल्योर हो रहा है, ये आगे के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि एक के बाद एक 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं और दोनों में सिग्नलिंग की गलती पाई जा रही है अब तक फिलहाल। और ये माना जा रहा है कि सिग्नल नहीं मिलने के कारण या सिग्नल मिलने के बावजूद सिग्नल को किसी तकनीकी वजह से तोड़ा गया है, जिसकी वजह से एक खड़ी ट्रेन को पीछे से टक्कर मारा गया है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल यही नतीजा निकल करके आ रहा है और ये एक बड़ी चिंता का जानकारी यहाँ पर जो रविकांत दे रहे हैं कि जिस तरीके से बालासोर में काफी हद तक आशंका यही जताई जा रही है कि वही यहाँ पर भी समस्या, सिग्नलिंग की समस्या, जिसकी वजह से ये रेल हादसा हुआ है। और सवाल बड़ा ये हो जाता है कि आखिरकार इन रेल हादसों पर ब्रेक कब लगेगा, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश में हादसा हुआ उसमें 13 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज नामांकन का आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान नामांकन करेंगे आज। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अपना पर्चा भरेंगे। शिवराज सिंह चौहान दोपहर 2 बजे सीहोर जिले की बुधनी एसडीएम ऑफिस में नामांकन भरेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र से आज नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मध्य प्रदेश से ब्रजेश राजपूत, छत्तीसगढ़ से ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश का रुख करते हैं पहले। ब्रजेश, मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है क्या इस बुधनी सीट से, जहां से आज नामांकन दाखिल करने शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस सीट से मिर्ची बाबा को चुनाव मैदान में उतारा है। ब्रजेश, निश्चित मुकाबला थोड़ा सा दिलचस्प है, मगर मुख्यमंत्री को टक्कर देने की हालत में तो कोई नहीं है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ से 6वीं बार पर्चा भरने जा रहे हैं और पिछले 4 बार तो वो लगातार यहाँ से जीते हैं। तो कुल मिला के मुकाबले में टफ तो नहीं है, मगर हाँ, कांग्रेस ने रोचक बनाने की कोशिश ज़रूर की है। यहाँ से जो उम्मीदवार उतारा है वो जो पहले रामायण सीरियल में हनुमान बना करते थे, तो कुल मिला के एक मैसेज देने की कोशिश की है कि शिवराज के खिलाफ हनुमान उतारा गया है। और पिछली बार यहाँ से अरुण यादव खड़े हुए थे, तब भी तकरीबन करीब 50,000 से ज़्यादा मतों से शिवराज ने बढ़त बनाई थी। तो ऐसा कोई बहुत नज़दीकी मुकाबला तो नहीं है। शिवराज बहुत कॉन्फिडेंट है और चूंकि बुधनी में वो वहाँ का उनका गांव भी है, वहाँ के रहने वाले भी हैं, तो जनता उनको बहुत पसंद करती है। जी बिल्कुल, बुधनी विधानसभा सीट 5 बार यहाँ से जीत दर्ज शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। ये 6ठा मौका है जब इसी बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान चुनाव मैदान में। देखिए, मुश्किल तो नहीं, लेकिन हाँ दिलचस्प जरूर है जिस तरीके के उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़े किए गए। इस बीच ज्ञानेंद्र अब हमारे साथ जुड़ गए और जरा ज्ञानेंद्र से जानते हैं बघेल वर्सेस बघेल, किस तरीके का मिजाज रहने वाला है इस मुकाबले का। आज तो भूपेश बघेल जो है वो पर्चा दाखिल करेंगे अपना। ज्ञानेंद्र,
देखिए रोमाना, बघेल वर्सेस बघेल तो है ही और रिश्तेदारी भी है, चाचा और भतीजे का रिश्ता है निश्चित तौर पर। लेकिन जैसा वरिष्ठ सहयोगी मेरे ब्रजेश जी बता रहे हैं कि बुधनी में एक तरफा शिवराज सिंह चौहान जीत जाएंगे, वैसा ही यहाँ छत्तीसगढ़ में भी है। विजय बघेल बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल बहुत मजबूत स्थिति में। हाँ, सुर्खियां जरूर बटोरी थी विजय बघेल ने जब टिकट के नामों का ऐलान हुआ था, क्योंकि आपस में रिश्तेदार हैं, एक बार चुनाव हरा भी चुके हैं। तो 2 बार से लगातार भूपेश बघेल विधायक हैं, तीसरी बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और पाटन के क्षेत्र में बहुत काम किया उन्होंने अपने विधानसभा में, ऐसे में बहुत कड़ा मुकाबला है ये तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि विजय बघेल ये दावा जरूर कर रहे हैं कि इस पर कुछ बड़ा उलटफेर होगा। तो राहुल गांधी लगातार यहाँ आ रहे हैं, इसके अलावा घोषणाएं कर रहे हैं, 5 लाख से 10 लाख का इलाज होगा, मुफ्त किसानों का जो कर्ज है वो माफ होगा रोमाना। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं और चुनाव रोचक हो चला है छत्तीसगढ़ में, ये तो जरूर है रोमाना। ज्ञानेंद्र, ब्रजेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सत्ता का महासफर और आज दिग्गजों के नामांकन का दिन। देखिए, केरल ब्लास्ट मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डोमिनिक मार्टिन, वो शख्स जिसने ब्लास्ट का गुनाह कबूला है, उस शख्स का दुबई कनेक्शन सामने आया है। तो डोमिनिक मार्टिन के दुबई कनेक्शन को लेकर अब जांच एजेंसी पड़ताल करेगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डोमिनिक मार्टिन करीब 15 साल दुबई में रह चुका है। तो यूएई में 15 साल डोमिनिक मार्टिन रहा है, दुबई में काम करता था वो, और 2 महीने पहले ही वो यूएई से भारत वापस लौटा। ये जानकारी सामने आई है। और अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, ये यूएई वाला कनेक्शन ये किस तरीके से इस पूरे मामले को और रहस्यमयी बना रहा है? देखिए, बिल्कुल रहस्यमयी बना रहा है। कहीं ना कहीं जो साजिश के तार है वो इसमें आगे बढ़ते हुए किसी आतंकी संगठन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब जांच एजेंसी ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है तो पता चला डोमिनिक मार्टिन करीब 15 साल यूएई में दुबई में रह चुका है। वहां पर वो इलेक्ट्रिक मैन के तौर पर काम कर रहा था। 2 महीने पहले आया तो यहाँ पर इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाने लगा। जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि जांच एजेंसी को शक है कि अकेले डोमिनिक मार्टिन ने इन धमाकों को अंजाम दिया हो, ऐसा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं कोई बड़ा आतंकी संगठन इसके पीछे हो सकता है। और जिस तरीके से दुबई कनेक्शन डोमिनिक मार्टिन के यहाँ पर सामने आ रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। कई चीजें हैं इसके अंदर जो अब तक की पड़ताल के अंदर निकल कर आई है कि अगर 3 दिन का कन्वेंशन सेंटर था, डोमिनिक मार्टिन इनकी विचारधारा से खुश नहीं था, उससे लगता था कि देश विरोधी है जो समुदाय के लोग यहाँ पर थे, तो उसने पहले दिन धमाका क्यों नहीं किया, कहाँ से आईडी प्रोक्योर किया वो नहीं बता पा रहा है, कहाँ पर बम बनाना सीखा उसने ये बात नहीं बताई। जैसा कि मैंने बताया कि इजराइल के समर्थन में यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ था और एक बड़े ग्रुप ने जो कि फिलिस्तीन के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, उसने यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें एक फिलिस्तीन के आतंकी ने वर्चुअली संबोधन भी किया था। तो ये जो टाइम लाइन है ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये बयां कर रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जो लड़ाई है वो भी इस साजिश के पीछे हो सकती है। और जिस तरीके से डोमिनिक मार्टिन का दुबई कनेक्शन आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है किसी आतंकी संगठन से उसे मदद मिल रही हो, वहां से उसको सिखाया जा रहा हो और उसी के उन्हीं और डोमिनिक मार्टिन को महज मोहरा भर बनाकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया हो। तो कहीं ना कहीं जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यही वजह है कि एजेंसी फूक कर कदम रख रही है और सभी एंगल पर, चाहे PFI हो, चाहे हमास इजराइल कनेक्शन हो या फिर डोमिनिक मार्टिन का दुबई कनेक्शन, इन सभी को टटोल रही है। CCTV फुटेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डोमिनिक मार्टिन जो दावे कर रहा है, करीब 70 से ज्यादा आसपास के CCTV कैमरे हैं, उनको बड़ा माइन्यूटली क्रम से कनेक्ट किया जा रहा है कि कब डोमिनिक मार्टिन आया था, क्या उसके हाथ में किसी तरह का कोई टिफिन बम या कोई ऐसा सामान था या नहीं। उसके दावों की जो पड़ताल है वो भी की जा रही है। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि दुबई में वो किसके संपर्क में था। मैं आती हूं वरुण आपके पास दोबारा। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। ABP न्यूज पर केरल के हेल्थ मिनिस्टर रात में भी कई घायल भर्ती हुए हैं, ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। 12 घायल ICU में भर्ती हैं, ये जानकारी वीना जॉर्ज दे रही हैं जो केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज, मैम, व्हाट्स द स्टेटस ऑफ द इंजर्ड पेशेंट बिकॉज 3 of them lost their life? We have 17 persons now admitted at different hospitals here. 17. Okay. And 12 are in ICU. Okay. Here at Kalmashiri Medical College we have 4. And the 10 injured persons here, they were released yesterday night. Okay.
and 4 are critically ill. So they have burns around 50%. Some of them, 2 of them have got burns above 60%. So they are critically ill, and some of them are here and some of them are admitted in the private hospitals. Yes. So those 4 patients are really serious or critical? Yes. They are in critical condition. They are critically ill. Okay, and one more question. As we know that that particular bomb planted in the middle of that particular event. So most of the injured are children? No, children were sitting with their relatives and friends in the middle portion. And that lady who was sitting there, she was just near that point where the blast had occurred, and she got killed. Her body was brought dead yesterday. So the DNA test is going to happen, and the procedures are on. And what about those 2 other persons, one girl and one lady? Yeah, they had burns more than 90%. Okay. Yeah, 53-year-old lady, she had burns more than 90%, and the girl child, she had burns around 95%. She had the air passage burns. Yes. And one last question. Politics is also going on, raising question on the government and the functionaries, how these kind of rallies were conducted, especially in the support of Palestine and other things, where Hamas leader. See, please don't relate all those things to this incident. Let the police do their duty. The inquiry is on. Honorable Chief Minister is conducting the all-party meeting now. So the police will definitely find out all those people who are behind this. Yes. थैंक यू। सो केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 17 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी उसके अलावा जो घायल थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। 17 में से 4 अभी भी ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है, जिनको 50 से 60% से ज़्यादा जो जले हुए हैं, और ऐसे में उनकी जान बचाना प्राथमिकता है। और रही बात जो पूरी घटना हुई है, ये क्योंकि जो हॉल के बीच में बॉम्ब को प्लांट किया गया था, इस वजह से जो बच्चे अपने अभिभावकों के साथ वहाँ पर मौजूद थे वो भी जो है घायल हुए हैं, और उसी में एक 12 साल की बच्ची जो गंभीर रूप से घायल हुई थी, 90% से ज़्यादा जिसका शरीर जल चुका था, उसने रात में दम तोड़ दिया है। तो फिलहाल दुआ जारी है उन 4 लोगों के लिए जो 60 से 65% तक अभी भी जले हुए हैं और जिनकी हालत गंभीर है। सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, एर्नाकुलम, केरल। और केरल ब्लास्ट को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डोमिनिक मार्टिन, जिसने केरल ब्लास्ट का गुनाह खुद कबूला है, उस पर अब यूएपीए लगा दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि जो बयान डोमिनिक मार्टिन की तरफ से दिया गया है, उसको लेकर अभी जांच एजेंसी संतुष्टि करना चाहती है और हर एंगल से इस मामले पर जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है। इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वरुण जैन से, डोमिनिक मार्टिन पर यूएपीए लगा, मतलब साफ है कि डोमिनिक मार्टिन जो कह रहा है उसकी थियरी काफी हद तक जांच एजेंसी ने कबूल कर ली है। गाना का बाद प्रार्थना, उसने सब काटा था, एकदम साउंड उधर आया, आग भी आ गया। 3 ब्लास्ट। कितने लोग वहाँ पर थे उस टाइम? कम से कम 2000 का ऊपर है। 2000 का ऊपर। तो फिर आप लोग सब एकदम से बाहर की तरफ भागे, क्या हुआ? क्या लोग एक दूसरे भाग नहीं, ऐसा भाग रहा है, तो चारों दरवाजे में भाग रहा है, इतने प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। ये तो आग लग गया, उस तरह में प्रॉब्लम हो गया। ये प्रोग्राम कितने दिन से चल रहा था? तीसरा दिन है। अच्छा, ये डोमिनिक मार्टिन, क्या आप उनको देखते थे अक्सर इस प्रार्थना सभा के अंदर? आप जानते हमको नहीं, हमको मालूम नहीं। अच्छा, आप लोग आज यहाँ कैसे पहुँचे? 2-3 दिन पहले आया, मेरा घर रिश्तेदार है, उसका घर में आया, उसका बाद उसका साथ इधर आया। अच्छा, एक चीज, क्या इस प्रोग्राम में इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव पारित हुआ था परसों 1-2 दिन पहले, कुछ ऐसा हुआ था? हमास के विरोध में इजराइल के समर्थन? ऐसा कुछ इधर नहीं अपने को मालूम नहीं। तो फिर इसका पर्पस क्या था प्रोग्राम का? सिर्फ प्रेयर थी? यहोवा विटनेस कन्वेंशन, वो असेंबली, नहीं, बस दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? वर्गीस।
तो एक चश्मदीद से बात कर रहे थे वरुण जैन, और इस वक्त वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, आप जो ये वर्गीज जो अपनी आंखों देखी बता रहे थे, और बता रहे थे खुद भी वो मौजूद थे जब धमाका हुआ, अभी आपकी बातचीत उनसे सुनी हमने। अब सवाल ये कि जो डोमिनिक मार्टिन है इस पर यूएपीए भी लगा दिया गया है, तो मतलब जांच एजेंसियां जो हैं वो इसकी थियरी पर काफी हद तक यकीन कर रही हैं, तभी यूएपीए के तहत इस पर मामला भी दर्ज। देखिए, बिल्कुल अभी तक संदिग्ध कहा जा सकता था डोमिनिक मार्टिन को, लेकिन जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करके यूएपीए लगाई है, यानी कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की, तो कहीं ना कहीं अब ये साफ होता जा रहा है कि डोमिनिक मार्टिन का इस पूरे ब्लास्ट के अंदर रोल है, और यही वजह है कि उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जांच एजेंसी के लिए यही है कि कोई एक शख्स इस तरीके से इतने बड़े सीरियल ब्लास्ट को कन्वेंशन सेंटर के अंदर। दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी संपर्क हमारा कट गया है वरुण जैन से। आगे वरुण से बात करने की कोशिश करेंगे। और आगे का एजेंडा में इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 17 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। तो इसी साल फरवरी के महीने में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। रिमांड में वो रहे, न्यायिक हिरासत में इस वक्त हैं, और ऐसे में हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और अब सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। तो दिल्ली शराब घोटाला, उसी मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। बड़ा झटका मनीष सिसोदिया के लिए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अदालत से जो उम्मीद मनीष सिसोदिया कर रहे थे उसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हालांकि इस मामले में पहले मनीष सिसोदिया के लिए उम्मीद इस रूप में बढ़ती हुई नजर आ रही थी कि जब जमानत पर उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो जज की तरफ से ये टिप्पणी भी की गई थी कि किसी को अनंत काल तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। लेकिन आज जब फैसला आया है तो मनीष सिसोदिया के लिए ये बड़ा झटका है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज। आप जानते हैं इसी मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, क्या मुख्य आधार रहा जो ये जमानत याचिका खारिज हुई है मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल, एक लाइन में अगर आपको मुख्य आधार बताऊं तो वो यही है कि मनी ट्रेल की बात बार बार सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था कि अगर पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ है तो कैसे किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय से हिरासत में रखा जा सकता है और पूरा आपराधिक मामला बनेगा कैसे। आज सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज कराया है अपने आदेश में कि जो जांच एजेंसियां हैं यानी सीबीआई और ईडी 338 करोड़ रुपए का लेन देन स्टैब्लिश कर पाई हैं। आदेश में विस्तार से देखने से पता चलेगा कि क्या ये पैसे सिसोदिया को मिले या सिसोदिया के माध्यम से किसी को मिले, लेकिन चूंकि पैसों का लेन देन एस्टैब्लिश कर पा रही है जांच एजेंसी, ऐसे में जमानत याचिका खारिज की जाती है। ये बहुत बड़ी खबर है, जरा इसको फिर से दोहराइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि 1 रुपये का लेन देन भी सामने नहीं निकल कर आया, और आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि जांच एजेंसियां पैसे का लेन देन कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर पा रही हैं। जरा जल्दी से दोहरा दीजिए इस खबर को निपुण। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया है कि जांच एजेंसियों से हमने कई सवाल पूछे थे, कानूनी सवाल, उनके तो संतोषजनक जवाब नहीं मिले, लेकिन एक बात पर हम संतुष्ट हैं, वो एस्टैब्लिश हुई है हमारे सामने कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है। ये आधार है जिसके चलते हम जमानत याचिका को खारिज कर रहे हैं। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पैसों का लेन देन साबित कर पा रही है जांच एजेंसी। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 338 करोड़ का लेन देन कथित शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसियां स्टैब्लिश कर पा रही हैं। ये वो आधार जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मतलब मुश्किल मनीष सिसोदिया की लगातार बनी हुई है।